आदाब नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। 11 अजला में 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। शाम 6 बजे तक करीब 60% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली में वोटरों ने जमहूरियत के इस जश्न में जोश व खरोश का मुजाहरा किया और ज्यादातर असेंबली हलकों में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। जीत हार का फैसला 10 मार्च को सामने आएगा। फिलहाल सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण में 58 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान हुआ। प्रदेश के 58 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए आज दिनांक 10 फरवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित रहा। उक्त निर्वाचन 11 जनपदों शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा जनपद में अवस्थित 58 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, हाथ धोने के लिए पानी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले मतदान में जो प्रथम चरण की बात कर रहा हूं मैं, 2.28 करोड़ मतदाताओं, जिसमें से 1.24 करोड़ पुरुष, 1.04 करोड़ महिला तथा 1448 तृतीय लिंग में से जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार शाम 5 बजे तक 57.79% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था। मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु कुल 11,658 मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया गया। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके के विद्या मंदिर पोलिंग सेंटर पर मारपीट का मामला सामने आया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी कारकुनों पर मारपीट का इल्जाम लगाया। खबर के मुताबिक मेरठ साउथ सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी के साथ मारपीट की कोशिश की गई। आदिल चौधरी के साथी और पार्टी के मकामी दलित लीडर विपिन मनोटिया के साथ हाथापाई और मारपीट की गई। आदिल चौधरी ने बीजेपी कारकुनों पर मारपीट का इल्जाम लगाया और इलेक्शन कमीशन और मकामी पुलिस अफसरों से शिकायत की। कुछ शिकायत मिली कि वहाँ कब्जा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मनोटिया, विपिन मनोटिया जो हमारी पार्टी के दलित नेता हैं, इन्हें साथ लेकर वहाँ पहुंचे और इनके साथ लोग थे। वहाँ जाते ही बीजेपी के लोगों ने इन पर हमला बोल दिया। किसी तरीके से आदिल चौधरी तो वहाँ से मोटरसाइकिल से बैठ के बड़ी मुश्किल से निकले हैं और इन्हें वहाँ घेर कर पीटा गया। इनका चोट लग रही, इनका मेडिकल कराएंगे। अभी कप्तान साहब से बात हुई है, अभी उन्हें वो मंगा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की और उनसे ये इनकी डॉक्टर हम जाकर मिलेंगे कप्तान साहब से, बताएंगे बताओ क्या करें इसमें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है, चुनाव वो हार रहे हैं। मेरठ की 7 सीटों में से 6 सीट तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल क्लियर है, 1 सीट का संघर्ष है कैंट पे। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गया, मार पिटाई पे उतारू आ गया। हम नहीं चाहते कोई इस तरह का झगड़ा हो, ठंडा हो, क्योंकि वो हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी और गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इसीलिए इस घटना जो उन्होंने मारपीट की करी है, सोइयो लोगों ने आकर हमारे विपिन मनोटिया के साथ ढेर लड़ चुके हैं। ये प्रत्याशी हैं, इनकी मौजूदगी में इनके साथ भी मैन हैंडलिंग हुई है, तो ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसकी शिकायत हमने अभी कप्तान साहब को दर्ज करा दी है और फोन से अभी हम सलाह मशवरा कर रहे हैं इसमें क्या आगे कार्रवाई करें। मैं उन लोगों को जानता हूँ जिसमें एक का नाम शंभू पहलवान है, एक व्यक्ति है यशु बढ़ाना, एक है आपका ललित मुरल। इन तीनों व्यक्ति को बाखूबी मैं जानता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पर हाथ छोड़ा है वो यशु बढ़ाना है और लगभग 100-150 लोग थे।
हमें सूचना मिली थी कि वहाँ कुछ लोगों ने बूथों पर कब्जा कर लिया। हमारे प्रत्याशी हैं, मैंने इनको सूचना दी और जैसे वहाँ पहुँचते हैं, जैसे हम गेट से बाहर निकलते हैं, मैं गेट के बाहर ही था, गेट के बाहर निकलते ही उन्होंने भगवान राम जी के नारे लगा। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, भगवान राम में हम भी आस्था रखते हैं, यदि भगवान राम हमारी आस्था है तो भगवान राम हमारा रास्ता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो एक घटना घटी है, 100-150 लोगों ने मुझे व्यक्ति को, आखिर मेरा क्या कसूर था? देखो, लोकतंत्र में हर किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। अदालत ने बड़ी राहत देते हुए जेल में बंद मुख्तार अंसारी को इंतखाबात में शामिल होने की इजाजत दे दी है। मुख्तार अंसारी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुख्तार अंसारी मऊ के सदर विधानसभा से एमएलए हैं। पर्चे नामजदगी 17 फरवरी तक होगी। माननीय विधायक मुख्तार अंसारी साहब को लेकर के हमारी विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा या जेल अधीक्षक बादा को निर्देशित किया गया है कि मुख्तार अंसारी का जो प्रार्थना पत्र है वो पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। इनके जो भी प्रस्तावक, समर्थक, नोटरी या उनके अधिवक्ता चाहते हैं तो उनसे जेल मैनुअल के मुताबिक मिलवाई करा करके इनके पर्चे का नामांकन, पर्चे को भरवाने का कार्य जो है पूर्ण करेंगे। किस कोर्ट से हुआ है? यह एमपी एमएलए कोर्ट अब्लिक एडीजे कोर्ट नंबर 3 से हुआ है। श्री दिनेश चौरसिया साहब उसके पीओ हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बिलासपुर कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब किया। जलसे आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने आवाम से अपील की कि बीजेपी हुकूमत रोजगार पर बात क्यों नहीं करती। किसानों का कत्लेआम हुआ, आज कातिल को जमानत मिल जाती है, फिर बीजेपी किस बात पर ताल ठोक रही है। मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी। बीच रात तक 4-4 बजे तक हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। आज मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। ये रोड शो शाम में मुरादाबाद की जामा मस्जिद से शुरू हुआ। इस बार मुरादाबाद के असेंबली हल्के में मुरादाबाद शहर और मुरादाबाद देहात सीट से चाचा और भतीजे कांग्रेस के निशान पर इंतखाबी मैदान में हैं। मुरादाबाद की देहात सीट से हाजी इकराम कुरैशी समाजवादी पार्टी के मौजूदा रुकन असेंबली हैं। इस मरतबा समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इससे नाराज हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हाजी इकराम के भतीजे हाजी रिजवान कुरैशी को कांग्रेस ने मुरादाबाद शहर सीट से पहले ही अपना उम्मीदवार बनाया है। हरदोई में खिताब के दौरान बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि दहशतगर्दों को इस सरजमीन पर पनाह न मिले, इसलिए हमने तय किया है कि देवबंद, मेरठ, आजमगढ़, रामपुर, बहराइच, कानपुर में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर खोला जाएगा। कि बाकी पार्टियां क्षेत्रवाद, वंशवाद, परिवारवाद, किसी विशेष इलाके से जुड़कर इससे ज्यादा दूर देखने की आदत नहीं है।
वो विकास की दृष्टि से देश को आगे ले जाना, प्रदेश को ले जाना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। ये सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। हमारी पार्टी है जो एक ही बात कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ ले जाने की ताकत है। हम लोग हर एक वर्ग को जोड़ते हैं, हर एक समुदाय को जोड़ते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए, गुंडा राज ना आए, उसको पनपने ना दिया जाए, उसके लिए आतंकवादियों को इस धरती पर कोई पनाह न मिले, इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर ये खोला जाएगा, और ये खोला जाएगा देवबंद में, एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर खोला जाएगा मेरठ में, रामपुर में, आजमगढ़ में, कानपुर में, बहराइच में। यानी हम भय मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास युक्त उत्तर प्रदेश, विकास के लिए और भय से मुक्ति, इस तरीके का उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। एमआईएम सदर असद ओवैसी ने बरेली में अवामी जलसे से खिताब किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी जराइम पेशा अफराद से चार्जशीट वापस ले ली और सबको बरी कर दिया। जिन लोगों के जराइम की दास्तान तवील थी, आज वो बेकसूर घूम रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं। कि ठोक दो की पॉलिसी से नफरत नहीं पैदा होती। बताओ तुम जिम्मेदार हो अगर रेडिकलाइजेशन हुआ है तो आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदार है, जिसकी बिना पर लोग बुलेट पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा और हमको कहते हैं जेड कैटेगरी ले लो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी जेड कैटेगरी, हमको हमारी जान की अहमियत मालूम है, मगर अगर मेरी जान की सुरक्षा, मेरी जान की हिफाजत उस वक्त होगी जब वो बच्ची जो नकाब पहनकर कॉलेज जा रही, वो भीड़ उसको घेर लिया, उसकी हिफाजत नहीं कर पाए तो अब उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में 22 अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। क्या उनकी जान मेरी जान से कम थी क्या? आप उनकी जान की हिफाजत नहीं कर पाए। आपने एनकाउंटर के नाम पर जेल में गोली लगी, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? क्रिमिनल भाग गए, कोई क्रिमिनल नहीं भागा। क्रिमिनल भी है, माफिया भी है, सब है यहां पर। बीजेपी की सरकार ने मुजफ्फरनगर कांड में जिन अपने बीजेपी के लोगों पर मुकदमा थे उसको वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट में कहा। ये समाजवादी की सरकार चार्जशीट नहीं डाली, कौन मिला हुआ है फिर किससे? घर किसका बर्बाद हुआ, खेत किसकी वीरान हुई, इबादतगाह किसकी वीरान हुई, बच्चे किसके यतीम हुए, किसकी मां और बहनों की इज्जत लूटी गई। आपको तो कुछ होता नहीं है, निशाने पर हम आ जाते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। महाराजगंज जिले की सिसवा असेंबली में बीजेपी का टिकट न मिलने पर बीजेपी लीडर अजय श्रीवास्तव ने बागी रवैया दिखाया। अजय श्रीवास्तव ने आज आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी की आला क़यादत और मकामी एमएलए के खिलाफ कई इल्जामात आयद करते हुए कहा कि वो आज भी बीजेपी का हिस्सा हैं और कल भी बीजेपी का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अगर आला क़यादत ने इस्लाह नहीं की तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कि 5 साल एक व्यक्ति जो विधायक रहा उसने कभी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं पे काम नहीं किया। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा रहा। जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की रोडें दिख रही हैं वही दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त सिसवा विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। मुख्य मुद्दा हमारा जो पिछली बार हो जाना चाहिए था, जो हमारे विधानसभा की नाक है, हमारे विधानसभा की जान है, ठूठीवारी कस्बा, उस कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा पिछली बार ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बुला नगर पंचायत दे रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी है,
लेकिन उन्होंने उसके लिए न प्रयास किया और न नगर पंचायत वो बन पाया। तो हमारा आज का मुद्दा यह है कि हम ठूठीबाड़ी और मिठौरा इन 2 जगहों को नगर पंचायत बनवाएंगे। निचलौल नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलवाएंगे और सिसवा को तहसील बनवाने का प्रयास कराएंगे। इसके अतिरिक्त इनके रहते रहते इनके आंख के सामने जो हमारी विधानसभा की शान थी, जान थी, निचलौल बस डिपो, वह डिपो इनके सामने से महाराजगंज चला आया और उन चीजों को पुनः हमको स्थापित करना है उसके विकास के लिए, क्योंकि अगर वहाँ रोडवेज वर्कशॉप बन जाए, रोडवेज का कोई कॉम्प्लेक्स बन जाए तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सियासी पार्टियों ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिए हैं, लेकिन कानपुर के सीसामऊ असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार हाजी सुहेल अहमद ने कुछ हटकर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर वो रुकन असेंबली मुंतखब होते हैं तो अपनी तनख्वाह गरीबों की मदद में खर्च करेंगे और इसका हिसाब भी आवाम को देंगे। हमारे नुमाइंदे संदीप ने उनसे बातचीत की। उत्तर प्रदेश में चुनावी इंतखाबी मंशूर ऐलान हो गए हैं, जिसमें कई वादे किए गए हैं। सियासी दलों ने जिस तरह से वादे किए हैं उससे हटकर कानपुर में सीसामऊ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी सुहेल ने एक अलग तरह का वादा किया है जनता से। आइए जानते हैं किस तरह का आपका वादा है जो इंतखाबी मंशूर से हटकर है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने ये कह दिया है कि हम लोग जो है पूरे जीवन में जब तक जो है अभी विधायक रहेंगे तो अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे और उस तनख्वाह को ऐसा नहीं कि हम वहाँ छोड़ देंगे, बल्कि उस तनख्वाह को लेकर गरीबों में बांट दिया जाएगा। उससे तमाम लोगों के जो अपने जो खर्च हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो पूरी कराई जाएंगी, जिसका एक एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा और वो हिसाब भी लोगों के बीच में तकसीम कर दें ताकि लोग उस हिसाब की मिलान कर लें। तो और भी आपने एक वादा किया है कि मैरिज हॉल बनवाए जाएंगे गरीबों जिसमें शादी हो सके, कुछ ऐसी तरह का? बिल्कुल इस तरह का वादा ही नहीं है, बल्कि हम लोगों ने करके दिखाया है और हम लोगों ने अपने वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में एक जो है हम लोगों ने जो एजेंडा दिया है अपना, उसमें कि एक अस्पताल बनेगा, एक जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ साथ एक जो है प्राइमरी स्कूल कॉन्वेंट की तर्ज पे होगा, एक जो है मैरिज हॉल होगा। और इस तरह का काम हम लोगों ने करके अपनी पार्षदी में दिखाया है कि हमारे यहाँ एक मैरिज हॉल भी बना हुआ है जो काम चल रहा है, जिस पे जो फिनिश हो रहा है, और जो एक क्या बल्कि 2 हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाए रखे हैं। अभी 2 हॉस्पिटल बने हुए हैं, वृद्धाश्रम बने हुए हैं, हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ से प्राइमरी स्कूल से हैं। तो ये तमाम चीज़ों का ऐलान हम लोगों ने किया है कि हम लोग जो है हर एक वार्ड में एक कम शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है जो गरीबों की बच्चों की शादियाँ निःशुल्क हों, उस तरह के काम हम लोग जो है करते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से हाजी सुहेल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सीसामऊ विधानसभा से, उन्होंने इंतखाबी मंशूर से हटकर ये किया है कि जो भी विधायक वेतन के रूप में जो मिलेगा उसे वो गरीबों में तकसीम करेंगे और टैक्स के रूप में उनको जमा करवाएंगे, जिसका वो हिसाब देंगे बराबर। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। देवरिया जिले के कलेक्ट्रेट अहाते में आज पर्चे नामजदगी के दौरान साबिक एसपी वजीर ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी समेत निसफ दर्जन उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ पार्टियों से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। देवरिया जिले की बत्रदेवा सीट से एसपी के साबिक वजीर ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी और बीजेपी के सूर्य प्रताप शाही मैदान में हैं। नामजदगी के बाद ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने कहा कि हम दोनों सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। मैंने कई बार शाही को इलेक्शन में शिकस्त दी है और इस आखिरी इलेक्शन में भी उन्हें शिकस्त दूंगा। मैं देवरिया सदर 337 विधानसभा से बसपा राष्ट्रीय पार्टी से प्रत्याशी हूँ। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे सर्वप्रथम स्थानीय मुद्दे रहेंगे। शहर में जाम की समस्या है, जल जमाव की समस्या है। जिलाधिकारी आवास से लेकर कार्यालय तक जल जमाव इतना हो जाता है कि लोगों का चलना दूभर हो जाता है और यहाँ जाम इस कदर लगता है कि लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। तो सारी समस्याएं ये हैं और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तीनों समस्याएं समाज की जड़ को खा रही हैं और इसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचार का आरोप आप पूर्व में आप भी लग चुका है। किस पे? आप पर भी? कभी नहीं लगा है। हाँ। कभी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कभी भी नहीं लगा है। ये पथरदेवा 338 से मैं 3 सेट में पर्चा भरा हूँ। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। कितने सीटों में? कितने सीटों में?
3 सीटों में पहले बोल 3 सीटों में। तो एक बार और वो कह रहे हैं कि आखिरी मेरा चुनाव है, तो आखिरी बार भी मैं हराने के लिए आया हूँ। वो कह रहे हैं 3 बार आपको हरा चुके हैं। हमारी लड़ाई मैं समझता हूँ कि 89 मैंने उनको हराया था, 93 हराया था, 2002 हराया था, 2007 हराया था, और वो 3 बार लड़ाए हूँ तो मैंने जानता हूँ। पलड़ा आपका भारी है जीत का। मैं तो यही समझता हूँ जनता आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। पूरी जनता बदलाव चाहती, विकास का है, सम्मान की हिफाजत का है, बेरोजगारी को दूर करने का है। बहुत लोगों को, बेरोजगारों को मैंने रोजी रोटी दिया है, लोगों का सम्मान की हिफाजत किया है। देवरिया की धरती जानती है कि मैं कितना लड़ा हूँ, जिला प्रशासन शासन से और यहाँ से लखनऊ तक। विधानसभा रुद्रपुर 336 बीएसपी से किया है। विधायक जी पहले आप बसपा में रहे हैं, फिर भाजपा में आए, फिर अब बसपा ज्वाइन कर लिया। देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति को क्षेत्र में अगर जनता का दुख सुख में शामिल होना है, उनका दुख दूर करने के लिए कोशिश करना है, तो विधायक होना जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा महत्व जनता को देता हूँ। जनता जनार्दन सबसे बड़ा होता है। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप? मैं लड़ाई किसी सुरेश तिवारी से, जो लड़ रहा है सुरेश तिवारी से लड़ रहा है। यूपी के बिजनौर में समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव और आरएलडी लीडर जयंत चौधरी की मुश्तरका रैली में सैकड़ों लोगों ने भीड़ देखने को मिली। अखिलेश यादव ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि यूपी के अवाम ने बीजेपी के जमाने में सबसे बुरा दौर देखा है और अब अवाम ये दौर नहीं देखना चाहते। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मर्तबा बीजेपी की शिकस्त तय है। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का। यूपी के संभल में आज सीएम योगी ने अवामी जलसे से खिताब किया और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने फसाद नहीं होने दिया और न ही फसादियों को आगे बढ़ने दिया, और जिसने भी फसाद बर्पा करने की कोशिश की उसकी तस्वीर चौराहे पर उल्टी लटका दी गई। पिछली सरकार के समय दंगे होते थे और कर्फ्यू लगता था, सभी लोग परेशान होते थे। पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? दंगा हुआ? कोई दंगा कर पाएगा? क्योंकि दंगा करने वाले को ही मालूम है कि दंगा करेंगे तो आने वाली कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन सरकार की भरपाई नहीं कर पाएगी और घर बार तो बिकेगा ही बिकेगा। चौराहे चौराहे पर उनकी फोटो भी उल्टी करके लगाने का काम भी होगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बनारस में खिताब के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के गुनाहगारों को टिकट दिया है। मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लीडरों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अपनी इत्तेहाद जमात को ऐसे लोगों को टिकट देने की इजाजत दी है। पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में भी जीतेगी और कैराना से काशी तक चुनाव आते आते ये लहर दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। आज भी मोदी जी की सहारनपुर की सभा, जो जोश, जो उमंग, जो उत्साह वहां की जनता में था, ये मोदी जी योगी जी की जोड़ी, ये मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार, ये उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में बहुत सत्य साबित हुई।
मेरठ के दामपुर गांव के लोगों ने वोटिंग का बायकॉट किया। एक्सप्रेसवे से गांव की सड़क बंद होने और गांव में दाखिले की सड़क की खस्ताहाली से लोग नाराज थे। वज़ीर-ए-आज़म की मेरठ रैली के बाद गांव का एक्सप्रेसवे कट बंद है। गांव वालों का कहना है कि जब तक सड़क बेहतर नहीं होती और पाबंदियां खत्म नहीं होती तब तक वोट नहीं डालेंगे। वाज़ेह है कि गांव में तकरीबन 3000 वोट हैं। से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने बहिष्कार क्यों किया और क्या वजह रही। बाबू जी, मेरा नाम अमित कुमार है, दायमपुर निवासी। एक्चुअल में हमारा जो मेन मुद्दा है वो NH 58 पे हमारा एक रास्ता था जो आगे वाले 3-4 गांव को जोड़ता है। दायमपुर, जंगेठी, डाबका वगैरह 2-3 गांव घसोली हैं जो उनको जोड़ता है। उससे हमारे कट वो पीछे मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए थे, वो कट बंद किया गया था, रास्ता वो स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। तो उससे बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। रोंग साइड जाना पड़ता है। अगर हम रोंग साइड जाएंगे तो 2 किलोमीटर रोंग साइड चल के फिर उधर से आना पड़ता है। तो उस मेन रास्ते की वजह से हमने पूरे गांव वासी वाले ने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। एक भी वोट क्या आप लोगों ने नहीं डाला? अभी सुबह से वोटिंग? नहीं सर, एक भी वोट हमारा नहीं डाला। पूरे गांव का एक भी वोट, इस बूथ पे कोई भी वोट नहीं डाला अभी तक। आप क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह है और गांव का ही रहने वाला हूँ, दायमपुर का ही। हमारा यहाँ जो रास्ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का चलता हुआ था और ये रास्ता हमारा NH वालों ने बंद कर दिया है SSP के ऑर्डर पे। हमारे 1000-1500 बच्चे रोड क्रॉस करके पल्ली साइड अच्छे स्कूल है वहाँ जाते हैं और हमारे बच्चों को जाने में, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है, शिक्षा से वंचित रह जाओगे। हम चाहते हैं कि हमारी कोई सुविधा दी जाती, उसके बाद ये रास्ता बंद होता तो हम मान लेते। जबकि यहाँ जो आने जाने का आबादी का रास्ता खराब था वह बन रहा है, जो है इस पे मिट्टी वगैरह पड़ी है, बालू पड़ रहा है, ये जल्दी ही बन जाएगा। और दूसरा इनका है हाईवे पे कट का। इन लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, हम लोगों ने NHI संपर्क किया, बताया जा रहा है कि NHI वालों ने उसको पास किया है, जल्दी वहाँ काम प्रारंभ कर देंगे। और अभी तक जो है इसमें तीनों बूथों में 59 लोगों ने मतदान किया है। हम लोग उनसे अनुरोध कर यूपी इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही। आदाब।